वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करे थे सेक्शन 77 से सेक्शन 87 जो डील करते थे शैल प्रिजम्पशन से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मे प्रिजम्पशन फ्रॉम सेक्शन 88 टू सेक्शन 93 और इसी के बीच में हम एक पढ़ेंगे सेक्शन 91 जो डील करता है शैल प्रिजम्पशन से। तो मे प्रिजम्पशन में जैसे कि हमने जाना था, मे प्रिजम्पशन में कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि वो प्रिजम्पशन ले भी सकते हैं और प्रिजम्पशन नहीं भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 88 से। एंड सेक्शन 88 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड इट रीड्स एज सब क्लॉज 1 द कोर्ट मे प्रिज्यूम that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country beyond India is genuine and accurate if the document purports to be certified in any manner which is certified by any representative of the central government in or for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of copies of judicial records। तो सब क्लॉज 1 में कोर्ट को एक ऑप्शन दिया गया है, अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस होता है जो सर्टिफाइड कॉपी है और इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कंट्री के जुडिशियल रिकॉर्ड की कॉपी है और उसकी सर्टिफिकेशन उसी तरीके से की हो जैसे उस कंट्री में कॉमनली होती है, मतलब जो फॉरेन कंट्री का रिकॉर्ड लाए हैं उस कंट्री में जैसे सर्टिफिकेशन होती है वैसे ही सर्टिफिकेशन हो रखी है डॉक्यूमेंट की, और ये सर्टिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने सर्टिफाइड की होगी। हमारे हिसाब से ये उस कंट्री में सर्टिफिकेशन का नॉर्मल तरीका है। देन द कोर्ट मे प्रिज्यूम कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट एक्यूरेट कॉपी है, कि ये सच में उसी फॉरेन कोर्ट का प्रॉपर सर्टिफाइड रिकॉर्ड है। मतलब कोर्ट को एक्स्ट्रा प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ एवरीथिंग लुक्स प्रॉपर कोर्ट इसको वैलिड मान सकती है। वहीं पे बात करते हैं सब क्लॉज 2 की। इट रीड्स एज any officer who with respect to any territory or place outside India is a political agent therefore as defined in clause 43 of section 3 of General Clauses Act 1897 shall for the purposes of this section be deemed to be a representative of the central government in and for the country comprising that territory or place। so subsection 2 बात करता है अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल एजेंट है और वो किसी फॉरेन टेरिटरी या प्लेस के लिए अपॉइंट हो रखा है तो लॉ उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मान लेगा। जैसे कि एम्बेसी में जो लोग अपॉइंट होते हैं तो लॉ उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मान लेगा उस फॉरेन कंट्री के लिए। इसका मतलब वो पॉलिटिकल एजेंट भी सर्टिफिकेशन को वेरीफाई कर सकता है और उसकी वेरिफिकेशन पर कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकती है। सो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स को इंडिया की कोर्ट में एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ की जरूरत नहीं होती। सर्टिफिकेशन फॉरेन कंट्री के यूजुअल तरीके में हो रखा हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिकल एजेंट ने वेरीफाई कर रखा हो तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मान सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन 89 की तरफ। 89 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स maps and charts। so the court may presume that the any book to which it may refer for information on matters of public or general interest and that any published map or chart the statement of which are relevant facts and which is produced for its inspection was written and published by the person and at the time and place by whom or at which it purports to have been written or published। तो इस सेक्शन में कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकता है अगर कोई बुक पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन जिसमें है या पब्लिश चार्ट है, मैप है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है इंस्पेक्शन के लिए कि भाई अच्छा आप इस बुक को इंस्पेक्ट कर लो और उसकी स्टेटमेंट केस के लिए रिलेवेंट है तो कोर्ट ये मान सकती है कि दो चीज, पहला ये बुक, मैप या चार्ट जिसके नाम से पब्लिश दिख रहा है वो उसी पर्सन ने लिखा या पब्लिश किया है। सेकेंडली ये वैसे ही टाइम और जगह पर पब्लिश हुआ है जैसा उस पर लिखा हुआ है। कोर्ट को इस बात का एक्स्ट्रा प्रूफ नहीं चाहिए कि ये किताब किसने लिखी या ये मैप कब पब्लिश हुआ। कोर्ट अपनी मर्जी से प्रिजम्पशन ले सकता है। इसी के साथ चलते हैं सेक्शन 90 पे जो हमें प्रिजम्पशन बताता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस के बारे में। एंड इट रीड्स एज द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉरवर्डेड बाय द ओरिजिनेटर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर टू द एड्रेसी टू whom the message purports to be addressed corresponds with the message as fed into his computer for transmission, but the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was sent। so section 90 ये सेक्शन ईमेल्स और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट लीगल रूल बता रहा है। अगर किसी ने ईमेल भेजा और वो एड्रेसी तक पहुंच गया और मैसेज एक ईमेल सर्वर के थ्रू फॉरवर्ड हुआ था तो कोर्ट ये मान सकती है, क्योंकि मे प्रिजम्पशन है, जो मैसेज रिसीवर को मिला वो वही मैसेज है जो सेंडर ने अपने कंप्यूटर में टाइप करके भेजा था।
मतलब कंटेंट जो है आपका ट्रांसमिशन के दौरान वो चेंज नहीं हुआ है, सर्वर ने मैसेज को वैसे ही भेजा है जैसा कि सेंडर ने भेजना चाहा था। बट इस सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगी कि मैसेज किसने भेजा, मतलब मैसेज सही सही फॉरवर्ड हुआ, कोर्ट इस बात को मान सकती है। किसने भेजा, कोर्ट इसके रिगार्डिंग प्रिजम्पशन नहीं ले सकती। इसका रीजन सिंपल है, ईमेल आईडी हैक हो सकती है, शेयर डिवाइस हो सकता है, या फिर कोई अनऑथराइज पर्सन मैसेज भेज सकता है। इसलिए कोर्ट आइडेंटिटी के बारे में कोई ऑटोमेटिक एजम्पशन नहीं बनाती। समरी देखें, ईमेल सर्वर से जो मैसेज गया है, कोर्ट मान सकती है कि उस मैसेज का कंटेंट सेम है और वो ट्रांसमिशन के दौरान चेंज नहीं हुआ है। सेकेंडली, लेकिन कोर्ट ये नहीं मान सकती कि मैसेज ओरिजिनेटर ने खुद भेजा था, मतलब जिसकी ईमेल आईडी थी उसी ने भेजा था, ऐसा कोर्ट नहीं मान सकती। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 91 की तरफ। अब ये सेक्शन आ गया शैल प्रिजम्पशन वाला। ये पता नहीं मेरे को इन्होंने बीच में क्यों डाला है, सेक्शन 77 से लेके 87 के बीच में क्यों नहीं है ये सेक्शन, मुझे समझ नहीं आता। तो कोई नहीं, हम पढ़ते हैं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस वॉज अटेस्टेड, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये रूल एक पावरफुल लीगल प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है। अगर कोर्ट ने किसी पार्टी को नोटिस दिया कि डॉक्यूमेंट लेके आओ कोर्ट में, प्रोड्यूस करो कोर्ट में, और वो पार्टी डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं लाती डिस्पाइट रिसीविंग द नोटिस फ्रॉम द कोर्ट, देन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली अटेस्टेड है, जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, और वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है। मतलब पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करके बनाया गया हुआ है, मतलब पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करके वो डॉक्यूमेंट बनाया गया है। और इसके पीछे का लॉजिक ये है, जो डॉक्यूमेंट छुपाया जा रहा है, कोर्ट ये एज्यूम करती है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो सच है वो पार्टी के खिलाफ हो सकता है। इसलिए लॉ बोलता है अगर तुम डॉक्यूमेंट नहीं लाए तो कोर्ट मान लेगी कि डॉक्यूमेंट परफेक्टली लीगल और वैलिड है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 92 की तरफ। ये फिर से मेयर प्रिजम्पशन वाला आ गया। एंड इट रीड्स एज where any document purporting or proved to be 30 years old is produced from custody, which the court in particular case considers proper, the court may presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to be executed and attested. An explanation says that the explanation to this section also apply to section 80. तो ये सेक्शन एक इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है, या तो वो प्रूव हो गया हो या देखकर लग रहा हो कि सच में 30 साल पुराना है और वो प्रॉपर कस्टडी से मिला है, तो कोर्ट एक बात एज्यूम कर सकती है कि जो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पर है ये उसी बंदे के हैं जिसने साइन किया है, और जो हैंडराइटिंग दिख रही है वो उसी इंसान की हैंडराइटिंग है। अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन या अटेस्टेशन वाला है, मतलब साइन विटनेस के सामने किया गया हो, तो कोर्ट ये भी मान सकती है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ठीक तरह से एग्जीक्यूट और अटेस्ट हो रखा है। मतलब कोर्ट को दोबारा प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं होती, पुराने डॉक्यूमेंट से कोर्ट को ट्रस्ट मिल जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन यही बोलता है, पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट ज्यादा रिलायबल मानते हैं। अब इसकी इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए हैज बीन इन पोजेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही प्रोड्यूसेस फ्रॉम हिज कस्टडी डीड्स रिलेटिंग टू द लैंड शोइंग हिज टाइटल टू इट, द कस्टडी शैल बी प्रॉपर। ए बहुत सालों से एक जमीन का मालिक है और वो अपने पास से पुराने पेपर्स निकालता है जो उसकी ओनरशिप को शो करते हैं। ये पेपर्स प्रॉपर कस्टडी से मिले, इससे कोर्ट उन पर भरोसा कर सकती है। इलस्ट्रेशन बी, A produces deeds relating to landed property of which he is the mortgagee. The mortgager is in possession. The custody shall be proper. A किसी प्रॉपर्टी का mortgagee है, मतलब उसने लोन दिया था और प्रॉपर्टी गिरवी में ली थी। B जो mortgager है उस प्रॉपर्टी में रह रहा है। A के पास जो डीड्स हैं वो प्रॉपर कस्टडी में मानी जाएंगी। इलस्ट्रेशन C, a connection of B produces deeds relating to lands in B's possession which were deposited with him by B for safe custody. The custody shall be proper. In connection of B मतलब उसका रिश्तेदार हो सकता है, फ्रेंड, पड़ोसी या जो भी होगा। तो A B का रिश्तेदार है, B ने अपनी जमीन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो A के पास सेफ पर्पस से रखने के लिए डिपॉजिट किए हुए थे। A उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है, तो ये भी प्रॉपर कस्टडी मानी जाएगी।
इसी के साथ चलते हैं हम सेक्शन 93 की तरफ, और ये हमें बताता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो 5 साल पुराने हैं। वेयर एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड purporting or proved to be 5 years old is produced from any custody which the court in the particular case considers proper, the court may presume that the electronic signature which purports to be the electronic signature of any particular person was so affixed by him or any person authorized by him in this behalf. The explanation to section 81 shall also apply to this section. तो एज पर दिस सेक्शन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और वो 5 साल पुराना है, चाहे वो प्रूफ हो गया हो या देखने से लग रहा हो कि ये सच में 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, और वो प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस हुआ है, मतलब जिस जगह से आना चाहिए था वहीं से आया है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उस रिकॉर्ड पर लगा हुआ दिख रहा है वो सच में उसी पर्सन ने लगाया है जिसका वो दिख रहा है, या फिर उसके ऑथराइज पर्सन ने लगाया है। मतलब कोर्ट को इस सिग्नेचर को जेन्युइन मानने का अधिकार है, कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है। सो बहुत सिंपल वर्ड में 5 साल पुराना कोई डिजिटल रिकॉर्ड है प्लस वो प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस हुआ है, तो कोर्ट ये मान सकती है कि इस पे जो ई साइन है वो जेन्युइन है, जस्ट लाइक द 30-year old पेपर डॉक्यूमेंट्स रूल। बट यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए 5 साल का रूल है, और एक्सप्लेनेशन सेक्शन 81 का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर अप्लाई होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल वर्जन्स, टाइम स्टैम्प्स, ऑडिट ट्रेल्स एटसेट्रा, इन सबको कोर्ट थोड़ा ज़्यादा रिलायबल समझ सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो and I hope you liked the video, so please stay connected for more such information. Thank you so much.